हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 1 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडियन रोजवुड के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है इंडियन रोजवुड, फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जीएस पेपर 1 जो की नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है, और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो इंडियन रोजवुड होता है वही सेम चीज़ जो आप पुष्पा मूवी में लाल चंदन के नाम से देखते हैं, ये वही इंडियन रोजवुड है। आपको मैं बताऊंगा कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में रोजवुड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर सेकेंड आर्टिकल हमारा बात करता है डॉल्फिन की स्पीशीज जिसका नाम ऑर्कस है, उसके एक बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर कि जब कभी वो शिकार करती है तो अपने शिकार को वो ह्यूमंस के साथ शेयर करती है। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट फिर भी आपको इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। पॉइंट था डॉल्फिन स्पीशीज के ऊपर, तो इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को लिया। मैं कंप्लीट डॉल्फिन स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो इंडिया में है, जैसे आप जनरली सुनते हैं गैंजेस डॉल्फिन, इरावरी डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, इन सभी डॉल्फिन्स के ऊपर आपको मैं एक की डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डॉल्फिन का हैबिटेट क्या होता है, डॉल्फिन कौन से पानी में पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, जितने भी ये वाटर का खेल है सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा आईयूसीएन स्टेटस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है, जैसे भूलन कहते हैं, सूसू कहते हैं, तो ये सब कहाँ कहाँ कौन कौन सी डॉल्फिन के नेम है वो आपको एक प्रॉपर नोट्स में समझाऊंगा। इसी से कनेक्टेड 5 से 6 पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले रखे हैं जो मैं आर्टिकल के बाद आपसे डिस्कस करता चलूंगा। इससे क्या होगा कि आप आर्टिकल को कनेक्ट कर पाएंगे उसके साथ स्टैटिक पोर्शन के साथ। फिर स्टैटिक पोर्शन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर में, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है जम्मू कश्मीर में, आपने सुना होगा स्टेटहुड रिस्टोरेशन की डिमांड हो रही है। जनरली जो यूटी है जम्मू कश्मीर का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेएनके एक्ट के द्वारा उसे कन्वर्ट कर दिया था यूनियन टेरिटरी में, तो आपने नोटिस किया होगा कांग्रेस गवर्नमेंट या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं उसको दोबारा स्टेट बना दिया जाए। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, अगेन पॉलिटिक्स में नहीं जाना हमको, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चैलेंजेस हैं करंटली जो प्रिवेल कर रहे हैं अगर उसे चेंज कर दिया जाएगा फ्रॉम स्टेटहुड। फिर मैं आपको बताऊंगा, अब जैसे आपने यहाँ पे स्टेटहुड सुना तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, ये बात हो रही है स्टेट और सेंटर के बीच, और स्टेट और सेंटर के बीच जब भी बात होती है तो एक वर्ड आता है वो है फेडरल। तो इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग यूनियन, ये आपने सुना होगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि फेडरल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि अब इन सारे इंपॉर्टेंस का यूज़ करके जो मैं पॉइंट समझाऊंगा उसका यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। ये जीएस पेपर 2 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फेडरल प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही डोमिनेंट है और वो बेसिक फीचर भी कहा जाता है, लेकिन जो फेडरलिज्म मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग सेंटर के ऊपर इंक्लाइन होता है। तो अब आपको इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है कंप्लीटली। जीएस पेपर 2 में जब आया हुआ है तो जीएस पेपर 2 में कॉन्सेप्ट भी है जहां पे आपने देखा होगा सिलेबस में लिखा हुआ है कि आप कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो आपको दूसरी कंट्रीज के फीचर्स के साथ कंपेयर करने होंगे। इसी बार जीएस पेपर 2 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था किस चीज के ऊपर, पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट और पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर, जहां पे अगर आप नोटिस करोगे प्रीएम्प्टिव या प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग के ऊपर पूछा गया था सवाल ये। तो इससे क्या पता चल रहा है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कनेक्ट करके, स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, जो करंट में चीजें चल रही हैं उसके साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया फेडरल स्ट्रक्चर अगर इंडिया के रेफरेंस से बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में कैसे काम हो रहा है। जैसे कल मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में समझाया था, कल मैंने आपको बताया था कि ट्रंप को फेडरल कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। आप कल का आर्टिकल अगर आप देखेंगे, आप नॉर्मल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से दे सकते हैं, बट पॉइंट ये है कहने का कि आपकी कनेक्टिविटी केवल वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, आप कोई फीचर है तो उस फीचर को कनेक्ट करो किसी दूसरे देश के साथ, और मेन क्या है यूएसए के साथ कनेक्ट करो, यूरोप के साथ कनेक्ट करो। यूरोप में क्या हो गया, यूरोप में जनरली आप जर्मनी देखोगे, यूके देखोगे,
ठीक है, इन सब के साथ कनेक्ट करो, रशिया के साथ कनेक्ट करो, अफ्रीकन नेशन में साउथ अफ्रीका के साथ कनेक्ट करिए। बस आपको इतने बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए। जब आपको कंपैरिजन कहा जाए तो ये नहीं पूरी दुनिया भर की हर एक कंट्री को उठा उठा के उसके कॉन्स्टिट्यूशन साथ कंपेयर करो, कभी नहीं। जो करंट में कोई चीज हाईलाइट हो रही होगी उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ आर्टिकल बात करता है, एक एनजीओ है जो गर्ल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, उसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार 2025 का मिला है। मैं आपको बताऊंगा वो है क्या, फिर आपको मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, इससे कनेक्टेड पूरी इंफॉर्मेशन, क्यों स्टार्ट हुआ, कौन इंसान रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट अवार्ड किसे मिला था, और फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठते हैं मैं उसकी भी प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है, चाइना में मीटिंग, आपको पता है एससीओ समिट हो रही है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो चाइना के साथ मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि भैया हम लोग जो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रिवेल कर रही हैं। तो इस आर्टिकल में वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जितनी भी इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं, चाहे वो प्रॉब्लम बॉर्डर डिस्प्यूट से कनेक्टेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम किसी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कनेक्टेड हो, इकोनॉमिक मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या वो कनेक्टेड हो किसी डिजिटल पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने नोटिस किया होगा चाइनीज ऐप को बंद किया गया था, हर प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा आपके सामने। इससे क्या होगा, आपको एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी डेवलप होगी, आपको समझ में आएगा कि भैया आखिर इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम क्या है। ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ ही बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन का है वहां पे काफी ज्यादा रेलेवेंस है। साथ ही साथ जो इंडिया एंड इट्स नेबर का पार्ट है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जाकर के, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि चाइना हमारा क्या है, हमारा नेबर है। तो हमें पता होनी चाहिए हमें नेबर के साथ हमसे क्या क्या दिक्कतें हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है अपने नेबर्स के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है इंडियन रोज वुड के ऊपर। इसको हम लोग जनरली कहते हैं डालबर्गिया लेटिफोलिया, ये आपको पता होना चाहिए, डालबर्गिया लेटिफोलिया है। कहाँ पे पाए जाते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, परम्बिकुलम का जो एरिया है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आप नीलगिरी को ध्यान से पढ़िएगा, नीलगिरी से कनेक्टेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं। मैं हमेशा कहा है जब भी मैं बोलूँ इससे कनेक्टेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं तो उसको ज़रूर से ज़रूर जा करके एक बार आप देखा करिए, ठीक है। अगर अब इसका हैबिटेट प्रोटेक्शन की बात की जाए, ठीक है, टोटल केवल 17% ही ऐसा हैबिटेट है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में आता है। मतलब अगर टोटल 100% जहाँ पे रोजवुड है तो उसमें केवल 17% है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज में आ रहा है। बाकी जो 82 to 83% है ये ऐसे एरिया में आ रहा है जहाँ पे प्रोटेक्टेड उस लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है तो कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है, तो तमिलनाडु में एक एक्ट था, तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज कंजर्वेशन एक्ट 1995। इस एक्ट के अंतर्गत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा था रोजवुड की कटिंग नहीं होगी अननेसेसरी, ये गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन पॉइंट ये है कि इस बार फरवरी 2025 को ये एक्ट हो गया एक्सपायर और गवर्नमेंट ने इसको रिन्यू नहीं किया, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट रिन्यू नहीं किया। और अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो इंक्लाइनेशन है वो हो रहा है कि भैया अब ये रोजवुड जो है इसको हम टिम्बर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने खुद अपने ड्राफ्ट में ये चीज़ बोली है। इसके पहले वाला आर्टिकल भी रोजवुड के ऊपर था, आप देखेंगे तो वहाँ मैंने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने खुद ये कहा है अगर कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रोजवुड को उगा रहा है तो वहाँ पे वो उसको कमर्शियल लेवल पे बेच भी सकता है, उस पर कोई उसके ऊपर एक्ट या पेनल्टी नहीं लगेगी। तो प्रॉब्लम यही हो रही है, अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो चांसेस ये हैं कि रोजवुड का एक्सप्लॉइटेशन या रोजवुड की कटिंग बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे स्टार्ट हो सकती है। अगर इकोलॉजिकल रोल की बात की जाए तो जो ये रोजवुड होता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है, साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक के तरीके से काम करता है। मैंने हमेशा कहा है कभी भी कार्बन सिंक दिख रहा है तुरंत आपके दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए, एक होती है कार्बन कैप्चर, दूसरी होगी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन कैप्चर मतलब क्या है, जो कार्बन दिख रही है उसको कैप्चर कर लेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कैप्चर की हुई कार्बन को कहीं पे स्टोर कर देंगे। कल मैंने आपको कोल गैसिफिकेशन समझाया था, वहां पे क्या बताया था, एक चैम्बर होगा, उस चैम्बर में ऑक्सीजन कम करेंगे और कोल को गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से जो गैस निकलेगी उस गैस को हम यूज करेंगे अपने एनर्जी पर्पस के लिए। लेकिन जो
कार्बन होगा उस कार्बन को बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि कभी भी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है उससे कार्बन बहुत रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा कार्बन रिलीज होगी उतना एमिशन होगा, उतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा? पहला इम्पैक्ट तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में होगा, जैसे आप लोग डिजास्टर्स देख रहे हो। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी इमेज खराब होगी। अब जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी बोली तो उसमें आपके दिमाग में आना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है उसमें हमने ये चीज़ कमिट की है, हम लोग क्या करेंगे, अपना जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो विद इन 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टू मैक्स रखेंगे। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करना है। टॉपिक इंडियन रोजवुड का चल, लेकिन मैं आपको कार्बन सिंक कैसे है वो समझाया मैंने आपको, ठीक है। फिर आपको कार्बन सिंक से कनेक्टेड एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं। रिसेंटली मैंने आपको पूरा समझाया था मैनग्रोव्स क्या है, एक ट्री की स्पीशीज़ हैं, कहाँ पे आपको जनरली मिलेंगी, सुंदरबन के इलाके में मिलेंगी, बंगाल में। वो क्या करती हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को स्टोर करती हैं। तो ये भी चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैनग्रोव्स को काट दिया जाएगा तो कार्बन एमिशन बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेम उसी तरीके से रोजवुड है, ये भी कार्बन कैप्चर या और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कह सकते हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू बात की जाए तो ये जो रोजवुड होता है इस टिम्बर पर्पस में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, फर्नीचर में यूज़ होता है, हैंडीक्राफ्ट में, साथ ही साथ इसे फॉरेस्ट का इवोरी भी कहा जाता है। इवोरी मतलब जो आप लोग हाथी देखते हैं उसकी जो सूंड होती है उसको इवोरी कहा जाता है, और बहुत ही कीमती होती है। तो फॉरेस्ट का इवोरी जो है वो रोजवुड को कहा जाता है। मेन कहाँ पे है, तमिलनाडु में, आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं बात करूं थोड़ा सा इंडियन रोजवुड के ऊपर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूं कि जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब क्या है, ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि रोजवुड बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है पूरी दुनिया भर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो वल्नरेबल स्टेटस है। अगर इनका देखा जाए कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी अन्नामलाई आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इकोलॉजिकल रोल भी मैंने आपको समझा दिया है, इकोनॉमिक वैल्यू भी समझा दी है। और जो रोजवुड ट्रीज हैं ये जनरली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी जिसे हम लोग कहते हैं। और रेन फॉरेस्ट की खासियत क्या होती है, यहाँ के सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा होते हैं? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, और बारिश होने की वजह से क्या होता है, बारिश का पानी सॉइल में, मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। और ये जो मैंने अभी आपसे लाइन बोली इससे कनेक्टेड पीवाईक्यू आया हुआ है। आप सिंपली सिर्फ नेट पे इतना डालेंगे कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फीचर्स, या आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पीवाईक्यू करके लिखोगे आपको दिख जाए, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जैक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर में आता है हमारा इंडियन रोजवुड, ठीक है। चलो अब ये समझते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, इंडियन रोजवुड के चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला चैलेंज तो आपको ऑलरेडी बताया कि अब एक्सपायरी हो चुकी है तमिलनाडु रोजवुड कंजर्वेशन एक्ट की, तो मतलब अब कटाई होने के चांसेस और बड़े हो सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टिम्बर की डिमांड ऑल ओवर ग्लोब है। आपने पुष्पभूमि में देख ही लिया होगा कि किस लेवल पे डिमांड है उस चीज़ की। हैबिटेट लॉस ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, और ऑलरेडी केवल 17% ही है जो कि प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर लैंड यूज चेंज होगा, अगर वो लैंड में जनरली क्या होता है, लोग कमर्शियल क्रॉप लगाते हैं, कैश क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे टी प्लांटेशन होगा, तो उसके लिए क्या होगा, रोजवुड की कटाई होगी। तो उससे चांसेस ये हैं कि इनका, ये जो बोलते हैं ना, इनकी जो नंबर्स हैं वो और ज़्यादा कम हो सकते हैं। इलीगल लॉगिंग ये भी एक बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में पता है कि जितना क्लाइमेट चेंज होगा उससे इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा रोजवुड को, और उससे क्या होगा, वो इन्वर्स इम्पैक्ट करेगा पूरी इकोलॉजी के ऊपर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्री हमेशा केवल एक इकलौता ट्री नहीं होता, उस ट्री के आसपास न जाने कितने सारी स्पीशीज होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं। पत्तियों पे हिरन डिपेंडेंट होगा, हिरन पे शेर डिपेंडेंट होगा, ट्री ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। आप बहुत ही एकदम, ये तो एकदम बोलते हैं ना, आपने बचपन में सुना होगा कि हाँ भैया ट्री से फिर क्या है, हिरन है, फूड, जिसे आप लोग फूड चेन कहते हो जनरली, फूड चेन, फूड पे वो ऐसे ही तो चलती है। तो बहुत बड़े लेवल पे अगर इंडियन रोजवुड का हम कटिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो एक चैलेंजेस है जो आपको जनरली पता होने चाहिए। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, लीगल प्रोटेक्शन दोबारा देना होगा, सर्टिफिकेशन और टैगिंग करनी होगी जिससे पता चल सके कि भैया ये
जो ट्री है या जो रोजवुड ट्री है ये कोई प्राइवेट इंसान लगा रहा है या फिर ये वाइल्ड ट्री है, जनरली जंगलों में पाया जाने वाला है। प्रोटेक्टेड एरिया को और ज़्यादा एक्सपैंड करना होगा, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन करना होगा। कंजर्वेशन एफर्ट्स जनरली जो उठाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर से एक ऑर्डर हायरार्की फॉलो होती है, टॉप टू बॉटम वाली। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि हमें बॉटम लेवल पे कम्युनिटी को इंक्लूड करना होगा, जिससे कंजर्वेशन एफर्ट्स अवेयरनेस और ज़्यादा हो सके। हार्वेस्टिंग अगर कर भी रहे हैं, कटाई कर भी रहे हैं रोजवुड की, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस आप बस कटाई कर रहे हो उसके बाद वहाँ उसको एज इट इज़ छोड़ दे रहे हो। क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स भी लेने होंगे, जिससे अगर कहीं पे कटाई हुई है तो वहाँ पे दोबारा रीजनरेट किया जाए, रीस्टोर किया जाए रोजवुड को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक डिमांड है वो डिमांड फुलफिल हो पाएगी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट डिमांड, क्योंकि एनवायरमेंट के पास अपनी डिमांड है, हमें चाहिए पैसा, एनवायरमेंट को चाहिए क्या, पेड़। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें एक इक्विटेबल सोल्यूशन या एक बोलते हैं ना, एक ऐसा मीडियम पकड़ना पड़ेगा जिससे दोनों चीज़ें बैलेंस हो सके, राइट। चलो, यूपीएससी 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, डालबर्गिया स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको बताया मैंने, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है डालबर्गिया लेटिफोलिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए क्या है, रोजवुड है। फिर आप देखिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन रोजवुड इज करेक्ट। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल, बिल्कुल। इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इट्स एंटायर हैबिटेट इन इंडिया लाइज विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसा है क्या, आंसर इज नहीं। अभी आपको बताया कल 17% ही है हैबिटेट, बाकी सब बाहर है, तो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ऑर्कस के ऊपर। ऑर्कस क्या है पहले ये समझ लो। ऑर्कस लार्जेस्ट डॉल्फिन भी कही जाती है, इसे किलर व्हेल भी कहते हैं, ठीक है, जनरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। अभी ये एक स्पीशीज है, इनके एक बिहेवियर है। बिहेवियर क्या है कि अगर कभी भी ये कोई जल्दी अगर बोलते हैं ना, कोई किल करती है, किल कैसे करेगी, क्या क्या सीवीड होता है, इनवर्टिब्रेट फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, अगर कभी भी कोई शिकार करती है ये डॉल्फिन, तो शिकार करने के बाद वो फ्रेशली किल्ड प्रे को ह्यूमन के पास लेके आती हैं और वो वेट करती हैं कि भैया ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम यही सोच रहे हैं कि ये कर क्यों रही है, डॉल्फिन का ये बिहेवियर कहीं ना कहीं पता है हमें सोचने में मजबूर कर रहा है कि आखिर ये जानना क्या चाह रही है डॉल्फिन, है कि नहीं। क्या हमसे बिहेवियर पैटर्न सीख रही है, हमें कुछ सिखा रही है, हमारे लिए खतरा है, क्या है। अगर इंसिडेंस देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 33 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जहां पे ऑर्कस मार के अपने फ्रेश किल को लाके ह्यूमन के सामने रखा है और देखा है कि ह्यूमन रिएक्ट कैसे कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इससे इंटेलिजेंस भी दिखती है कि बताओ ये जानवर ला रहे हैं हमारे लिए खाना, ये तो वही बात हो गई ना कहीं ना कहीं। इनका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी, ब्रेन टू बॉडी रेशियो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब क्या रीजंस हो सकता है करने का। पहला रीजन ये हो सकता है कहीं ना कहीं जो ये आपकी डॉल्फिन है, जो ऑर्कस है, ये अपना ब्रेन का डेवलपमेंट कर रही हो, इवोल्यूशन हो रहा हो। मतलब जनरली हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इवॉल्व ही तो हुआ है। हु नोस दैट ये जो आपको दिख रही हैं डॉल्फिन की स्पीशीज, ये भी इवॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इनको भी चाहिए हो कि भैया देखते हैं हम भी इवॉल्व करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। या फिर केवल प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है क्या कोई खतरा तो नहीं है इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट करती हैं एक जनरल इंपॉर्टेंस, जो कॉग्निटिव या फिर जो इंटेलिजेंस होती है किसकी, डॉल्फिन की, ठीक है। एक बेसिक है, लेकिन इन सबसे एक कंजर्वेशन एंगल भी निकल के आता है। अगर हमें दिख रहा है एक ऐसी स्पीशीज है जो इतना इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रही है, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन कैसे हो, और साथ ही साथ जो ऑर्का है डॉल्फिन की स्पीशीज, उसका कंजर्वेशन में इंटरेस्ट और बढ़ रहा है ह्यूमंस का, है कि नहीं, कि उनको कभी कोई खतरा ना हो। क्योंकि अगर उस स्पीशीज से खतरा होगा तो हम जान ही नहीं पाएंगे वो स्पीशीज डेवलप हो कैसी रही है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा ओवरऑल आपको एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट बता दिया। अब हम बढ़ेंगे पूरे डॉल्फिन के ऊपर, ठीक है। अब पहले आपको बेनिफिट समझा देता हूँ, बेनिफिट्स है क्या, किस चीज़ का बेनिफिट, ये जो ऑर्कस कर रही हैं फिर जो ह्यूमंस कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। पहली बात तो कंजर्वेशन अवेयरनेस जो होगी वो बढ़ेगी। अगर हम जनरली देखें यूनिक बिहेवियर, ये जो यूनिक बिहेवियर है फ्रेश किल ला करके सामने रखना, इससे पब्लिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उससे प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा। साइंटिफिक इंसाइट भी आएगा, जो आपकी जनरली साइंटिफिक कम्युनिटी है वो स्टडी करेंगे कि इंटेलिजेंस सोशल लर्निंग वर्क कैसे कर रही है मैमल बिहेवियर में या मैरीन मैमल बिहेवियर में। आपको पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन है या आप जनरली देखते हो व्हेल, ये जनरली फिश नहीं कही जाती, मैमल्स कही जाती हैं, ठीक है। इससे इको टूरिज्म को पोटेंशियल मिलने की भी चांसेस हैं। अगर हम देखेंगे, आप देखते होगे कभी अगर
फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, डॉल्फिन का प्ले होता है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, तो इससे इको टूरिज्म पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इससे स्पीशीज़ का एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ जाता है। ये हाईलाइट करता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को, एनकरेज करता है भैया हमें ना अपना जितने भी मैरिन प्रेडेटर्स हैं उसको किस तरीके से कंजर्व करना है, और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ मतलब जो समुद्र में जानवर्स हैं उनको क्या, उनके साथ कैसे हमें को एग्जिस्ट करना है, ये एक बेनिफिट दिखाता है। कौन सा, ये जो बिहेवियर है ऑर्कस का, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एक इन जनरल अंडरस्टैंडिंग एक से दो पॉइंट पता होगी, दैट इज मोर देन इनफ। अब मैं आपको इंडियन डॉल्फिन्स के बारे में समझाता हूँ। पहला है गैंजेस डॉल्फिन, ठीक है। इसका नाम अगेन आप लोग देखोगे प्लेटानिस्टा, गैंगेटिका, मतलब ये बेसिक इसका नाम है। इसका लोकल नेम इसको सूसू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए। जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है उसको हम लोग सूसू नाम से कहते हैं। हैबिटेट देखा जाए तो फ्रेश वाटर में पाई जाती है इसको, क्योंकि यूपीएससी अक्सर ऐसे ही करते हैं, गंगा में, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन सब जगह पे इनका प्रेजेंस मिलता है। इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया IUCN। और जो साइट्स है, साइट्स मतलब क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये कन्वेंशन है, कंट्रीज जो डिफरेंट डिफरेंट हैं वो सब आके उन लोगों ने एक जहां एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि भैया हम आपस में कोई ऐसी स्पीशीज में ट्रेड नहीं करेंगे जो कि क्या है, एंडेंजर्ड है। तो उसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 ये कहता है कि अगर किसी भी स्पीशीज को शेड्यूल 1 में डाला जाएगा तो उसकी हंटिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। अगर करते पाए जाओगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी, स्ट्रिक्ट आपको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजंस बना रखे हैं। फिर सॉरी, फिर एक क्वेश्चन में आ रहा है सॉल्ट वाटर है, बोलो नहीं, ये स्ट्रिक्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। कौन सी, जो हमारी गैंजेस डॉल्फिन है। सॉल्ट वाटर लिखने का रीज़न ये है क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस को अक्सर प्ले करते हैं। वो ऐसे लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ लोकल नेम ऑफ डॉल्फिन नेम सूसू, इट इज़ जनरली फाउंड इन सॉल्ट वाटर, ऐसे बोल देंगे। ऐसे ही तो आप लोग क्वेश्चन देखते हो, अभी आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट डॉल्फिन है इंडस रिवर डॉल्फिन, इसका लोकल नेम भूलन रहता है। इसका क्या है, हैबिटेट भी फ्रेश वाटर है, इंडस रिवर में जनरली पाई जाती हैं। वही सेम एंडेंजर्ड अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, और आपका ये सॉल्ट वाटर नहीं बल्कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 डॉल्फिन के बारे में आपको बताया। यहाँ पता क्या होना चाहिए, दोनों में ये कॉमन है, लेकिन जो लोकल नेम है वो डिफरेंस है। भूलन नाम है इंडस रिवर का, रिप्लेस कर सकते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड भूलन, तो आप बोलोगे नहीं। या बोल सकते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन इज कॉल्ड सूसू, तो आप वहां बोलोगे नहीं, ठीक है। थर्ड है इरावदी डॉल्फिन। अब ये जो डॉल्फिन है ये दोनों, ये साफ पानी खारे पानी दोनों में जनरली पाई जाती हैं। जो चिल्का लेक है, सुंदरबन, फिर इरावदी रिवर, इन सब जगह पे कोस्टल वाटर्स में इरावदी डॉल्फिन्स जनरली पाई जाती हैं। इनको एंडेंजर्ड कहा जाता है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में होता है। सॉल्ट वाटर में यस दे कैन थ्राइव इन सॉल्ट वाटर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर बोला जा रहा है इरावदी डॉल्फिन इज नॉट जनरली फाउंड इन सॉल्ट वाटर, तो वहाँ पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं, इरावदी डॉल्फिन इज जनरली फाउंड। फिर एक और हमारी जो कंप्लीट स्पीशीज, ये तो मैंने आपको सिर्फ इंडियन डॉल्फिन्स के बारे में बताया, लेकिन अब जनरली देखा जाए ये तो रिवर्स में पाई जा रही है ना। आप नोटिस करो, ये रिवर, ये रिवर, ये रिवर, लेकिन जो समुद्र में पाई जाएंगी वो क्या डॉल्फिन है, उनको हम लोग मैरीन डॉल्फिन्स कहते हैं। जैसे बॉटल नोज, स्पिनर, हम्प बैक स्ट्रिप्ड, ये सब क्या है, ये सब मैरीन डॉल्फिन्स कही जाती हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट सॉल्ट वाटर, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब इनका क्या होता है, हैबिटेट होता है, ठीक है। और जनरली इनका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न में रखा जाता है। मोस्टली जो है अपेंडिक्स 2 में डाली गई हैं। अपेंडिक्स 1 में अगर कोई भी स्पीशीज़ को डाला जाएगा साइट्स के, तो उसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड नहीं कर सकती उस स्पीशीज़ में। लेकिन अगर अपेंडिक्स 2 में डाला जाएगा तो ट्रेड हो सकता है विद पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट बस ट्रेड करते जा रहे हो, थोड़ा बहुत ईजनेस या फिर थोड़ी बहुत बोलते हैं ना, एक आराम दे सकते हैं यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन में। फिर नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें शेड्यूल 1 में डाला गया। तो मैंने आपको चारों की चारों रेफरेंस में बता दिए। ये जो शुरुआत की 3 थी, रिवर वाली थी, ये समुद्र वाली डॉल्फिन के रेफरेंस में बातें थी, ठीक है। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। मैंने एक चीज़ आपको यहाँ नहीं बताई, जो डॉल्फिन है उसके नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं, तो गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया, बट स्टिल ये गैंजेटिक डॉल्फिन है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ है, फिर नेचुरली फाउंड, ब्लू फिन्ड महाशीर, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट। अब आप देखो इरावदी डॉल्फिन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कहाँ पे पाई जाती हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कहाँ पे है,
चिल्का लेक, सुंदरबन, कहीं ना कहीं वेस्ट इलाका है। चंबल रिवर, चंबल रिवर में कहाँ पाई जाएंगी? तो चंबल रिवर में क्या पाया जाता है, आप अगर ध्यान दोगे वहाँ पे आप घड़ियाल के बारे में सुनोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में, बस कैट है ये बेसिकली। ब्लू फिन्ड महाशीर ये एक मछली का नाम है, तो ये भी कावेरी रिवर में पाई जाती है। तो 1 and 3 इज द राइट वन। 2017 में क्वेश्चन आया था। 2014 में क्वेश्चन आया, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस। ध्यान रखिए यूपीएससी में कभी भी कह रहे हैं पॉसिबल रीजंस और क्या क्या हैं जिसकी वजह से जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस ऑन रिवर। अगर कभी भी आप एग्जाम्पल लो, गंगा रिवर है, गंगा रिवर में अगर ऐसे डैम बना दिया जाएगा तो जो डॉल्फिन यहाँ से इस रूट से आ रही हो क्या फंसेगी नहीं? ऑब्वियसली, तो चांसेस हो सकते हैं। और जब रिवर में फंसेगी यहाँ डैम में तो क्या उससे मौत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये सही है, इससे हो सकता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, क्या ये रीजन कोई रीजन है? आप खुद सोच के देखो, कभी कभी यूपीएससी करते पता है बहुत ही बनावटी स्टेटमेंट, ऐसा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि जानवर अगर मतलब रिवर के अंदर क्रोकोडाइल की संख्या बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगी पॉपुलेशन। डिक्लाइन कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो ये गलत है। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, ये भी सही है। आपने देखा होगा जितने भी रिवर्स हैं इसी वजह से तो वल्नरेबल रखा गया है। आप खुद सोच के देखिए, जितनी रिवर्स वाली डॉल्फिन है उनको रखा गया है वल्नरेबल स्पीशीज में, उनको रखा गया है शेड्यूल 1 जो WPA एक्ट है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1 में। क्यों रखा गया है? क्योंकि रिवर्स वाले हैं, लेकिन जो मैरीन वाले हैं वो एक ओपन सी में है, उनको कोई खतरा उतना ज़्यादा नहीं है। तो अक्सर रिवर्स में क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं उनके फिशिंग नेट में आने के चांसेस हैं, तो ये भी सही है। तो आपका 1 and 3 तो सही है। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ रिवर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका गांव मान लेते हैं गंगा रिवर के पास है, वहां पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे तो फर्टिलाइजर का जो केमिकल है वो लीच आउट होके या छन करके कहाँ जाएगा, गंगा में अगर जाएगा तो वहाँ पे अगर जो मछलियाँ होंगी वो मछलियाँ उसको कंज्यूम करेंगी और डॉल्फिन आके उस मछली को कंज्यूम करेगी, तो क्या होगा, क्या उससे डॉल्फिन को खतरा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर कोई पेस्टिसाइड्स है क्या उससे इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब कभी कोई न्यूट्रिएंट एक बोलते हैं ना एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाता है उसे हम लोग बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जब मैंने कहा फर्टिलाइजर का जो न्यूट्रिएंट है या जो केमिकल है अगर मछली में जाएगा तो मछली के जो पूरा ऑर्गन्स है वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स। लेकिन वही आप जा करके अगर डॉल्फिन खा लेगी तो क्या होगा, बायो मैग्नीफाई हो जाएगा। दो वर्ड है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ये दोनों वर्ड आप जरूर लिख लीजिए, इससे भी PYQ आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या सही है, 1 2 नहीं 1 3 and 4 ये सही है आपका, 1 3 4। 2 इज रॉन्ग क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है उससे पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, पॉसिबल रीजन पूछा गया। फिर देखो BPSC 23 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखिए यूपीएससी और BPSC में कनेक्शन कैसे बैठा रखे हैं। पहली चीज देखो यहाँ पे लिखा है इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और देखो यूपीएससी में सेम चीज पूछी गई थी कब, 2015 में पूछी गई थी जनरली। ठीक है, यहाँ पे कब पूछा गया, 2023 में पूछ लिया गया। बट यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया, वहां पे केवल डायरेक्टली क्वेश्चन ही डाल दिया गया था। ठीक है, अब देखो द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड। आपको ऑलरेडी पता है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को कैटेगराइज किया गया है। यस, इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। ठीक है, अब ये पता है क्या है, ये जो डॉल्फिन्स होती हैं उसकी पूरी एनाटॉमी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन डाल दिया गया, लेकिन अभी और पढ़ते हैं आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। थर्ड कह रहा है नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरीड आउट यूजिंग इको लोकेशन। आपको पता है जो डॉल्फिन होती है वो हंटिंग कैसे करती हैं, वो हंटिंग करती हैं इको लोकेशन करके। उनकी जो आई साइट होती है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उनको इफेक्टिवली ब्लाइंड जनरली कहा जाता है। वो क्या करती हैं, वो इको लोकेट करती हैं, वो बोलते हैं ना वो जो रेडिएशंस होती हैं, वाइब्स होती हैं, वो उनको रिलीज करती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने सुना होगा। ठीक है, तो उससे करने से क्या होता है, वो आसपास के जितने भी जानवर होते हैं उनको लोकेट करती हैं, फिर अपना शिकार करती हैं। तो ये करने के लिए ऑब्वियस सी बात है या तो वो ब्लाइंड होंगी तभी होगा ना। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव इज राइट। हमेशा ध्यान रखिए अगर कभी आपको कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रोक के दूसरा पढ़िए। अगर दूसरा सही लग रहा है तो उसके फीचर्स को आप ला करके यहाँ बोलो। अगर बोल रहे हैं इको लोकेशन कर रहे हैं, भैया इको लोकेशन पानी के अंदर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फीचर होगा, तो मतलब या तो ब्लाइंड है, इको लोकेशन करना क्यों पड़ रहा है, या तो दिख नहीं रहा होगा तभी तो इको लोकेट करनी, तो आंखों से इको लोकेट करने की जरूरत क्या, डायरेक्टली आंखों से जाके देख लेंगे। ठीक है, तो 4 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन।
फिर देखिए यूपीएससी सीएपीएफ 2018 में क्वेश्चन, इन इंडिया इन दिस डॉल्फिन वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल इज मेनली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आप क्वेश्चन देख लो, इंदस डॉल्फिन कहा जा रहा है, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, बीस। ऑब्वियसली पता है अगर इंदस रिवर की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं ये हिमालयन जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, उसी में होगा कहीं ना कहीं, तो बीस इज द राइट वन। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी इस चीज़ के रेफरेंस में। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिटेल रिस्पांस मांगा है सेंटर से कि भैया क्या स्टेटहुड का रिस्टोरेशन जम्मू एंड कश्मीर में होना सही है, गलत है, क्या है, आप हमें कंप्लीट डिटेल रिस्पांस दो। ठीक है, जो प्ली डाली गई है वो आर्ग्यू ये की गई थी कि भैया जो अगर नॉन रिस्टोरेशन होगा, अगर वहाँ पे हम दोबारा से स्टेटहुड को नहीं रिस्टोर करेंगे तो वहाँ पे जो सिटीजन राइट हैं वायलेट होंगे, वहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो वायलेट होगा, और अगर फेडरलिज्म वायलेट होगा तो फेडरलिज्म तो खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो जाएगा। तो ये प्ली आर्ग्यू की गई थी और ये बहुत सारी प्लीज डाली भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डाल रही हैं, जम्मू कश्मीर की पार्टीज भी चाहती हैं कि स्टेटहुड मिले। और स्टेटहुड मिलेगा तो उसके प्रॉफिट क्या होंगे, प्रॉफिट यही होगा ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर जो है वो कम होगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हट के गवर्नर बनेगा, है कि नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा आपको यूनियन टेरिटरी में दिखेगा, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड होगा तो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होगा और वो अपने तरीके से पूरा एग्जीक्यूटिव बनाएगा। और लेकिन इंडिया के रेफरेंस से बात की जाए तो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है एज पर आर्टिकल 1, वो इनडिविजिबल है। अब जम्मू कश्मीर के लिए पॉसिबल नहीं है कि भैया वो आए बोले कि भैया हमें सेसेशन राइट चाहिए, मतलब हम अलग होना चाह रहे हैं इंडिया से, ये चीज़ नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कैसे स्टेट क्रिएट होता है इंडिया में, पहली बात तो इंटीग्रेट करना होगा उसे। ठीक है, अगर कोई भी टेरिटरी है उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद उसे क्या होगा, अंडर आर्टिकल 3 उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी हम जनरली करना चाहें वो सब कुछ हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट। ये मैंने ओवरऑल इन जनरल बताया। जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 के द्वारा एक पॉलिटिकल, एक बोलते हैं ना, उसे हम एक एंटाइटी बनाए थे, फिर हमने कहा कि अब ये एक बोलते हैं ना जितने नॉर्मल स्टेट हैं उन नॉर्मल स्टेट से हट के रहेगा, ये इसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो ये जनरल तरीका होता है किसी भी स्टेट क्रिएशन करने का, किसी भी स्टेट को क्रिएट करने का। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फेडरल डिज़ाइन जो होती है, फेडरल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये जो मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, इन इंपॉर्टेंस को आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको शुरुआत में दिया था, क्योंकि वहाँ पे मेन चीज़ यही पूछी गई थी कि जो फेडरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस तरीके से मेंटेन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक फीचर कैसे है, तो आपको पहले पता तो हो इंपॉर्टेंस क्या है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर का पहले मतलब क्या होता है, मतलब पावर दो लोगों में डिवाइडेड हो, सेंटर है फिर स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट के पास अपनी अपनी पावर होगी। तो इंपॉर्टेंस पहला ये कि बैलेंस ऑफ पावर रहता है, सेंटर के पास भी पावर रहेगी, फिर पावर स्टेट के पास भी रहेगी, यूनिटी और डाइवर्सिटी भी रहेगी, यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर ही सब कुछ डिक्टेट कर रहा है, जो स्टेट पार्टीज होंगी वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगी, जो उन्हें सही लगेगा वो उस अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगी। गवर्नेंस एफिशिएंट होंगी। अगर एक सेंटर के लिए पॉसिबल नहीं है ना 140 करोड़ लोगों के लिए इतने अच्छे से बनाना, तो स्टेट लेवल पे क्या होगा, स्टेट लेवल पे जो लोग इलेक्ट करेंगे पार्टीज़ को, जिन एमएलएस को इलेक्ट करेंगे, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो अच्छे तरीके से वहाँ पे गवर्नेंस कर पाएंगे। चेक्स एंड अकाउंटेबिलिटी मदद मिलती है किसमें, फेडरल स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ध्यान रखिए किसका, फेडरल डिज़ाइन का। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आसानी से हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बोलते हैं ना जो स्टेट्स होते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने में भी मदद मिलती है। फिर इनोवेशन एनकरेज होता है। अगर वन साइज फिट ऑल कर दिया जाए कि जो पॉलिसी यूपी पे लगेगी वही पॉलिसी केरला पे लगेगी, तो इट वोंट बी बेनिफिशियल। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे केरला अलग तरीके से काम करता है, यूपी अलग तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एनकरेजमेंट अलग है, क्योंकि दोनों में पॉलिटिकल पार्टीज अलग है, दोनों में गवर्नमेंट अलग अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लेकिन सेंटर एक है। और इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन स्टेट का बढ़ेगा, लोकल लेवल पे बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को और मजबूती मिलेगी। तो ये जो मैंने पॉइंट्स 5 से 6 7 पॉइंट बताएं, इन पॉइंट्स को आप एक बार दोबारा से बोल बोल के पढ़िए, और इसमें से की पॉइंट्स जो आपको बहुत आसान लगे अपने लिए उसको कहीं लिख लेना। कभी भी जरूरी नहीं केवल फेडरल स्ट्रक्चर, कभी कोई क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट में, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ऑफ पावर, वहां पे आप इन सारे पॉइंट्स को प्लस माइनस करके डाल सकते हैं। ठीक है, चलो
अब ये समझते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं, जो स्टेट हुड है जम्मू कश्मीर का उसको रीस्टोर करने में क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो है सिक्योरिटी कंसर्न, लगता है वहाँ पे अगर हमने दोबारा री स्टेट हुड कर दिया तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ पे अभी भी एक बहुत डीप मिसट्रस्ट है बिटवीन सेंटर एंड रीजनल पार्टीज, तो इस वजह से ये एक रीज़न बन सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है तो इनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी एक बहुत बड़ा है। अगर हमने यूनियन टेरिटरी को रिवर्स कर दिया तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। जो स्टेट हुड की बात हो रही है, आप अगर नोटिस करोगे JNK एक्ट 2019 जब लाया गया था उसमें क्या रखा गया था, एक्ट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। अब अगर हमें यूटी से उसे दोबारा स्टेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्ट ही तो लाना पड़ेगा, और कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे लाया जाता है, ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है और नॉर्मल अमेंडमेंट कैसे होता है, इससे भी कनेक्टेड PYQ आए हुए थे। दूसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कैसे, क्योंकि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो चेंज होगा, है कि नहीं, बॉर्डर का जो मैनेजमेंट का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से सारे क्या है, चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल प्रेशर तो ऑलरेडी मतलब कंसिस्टेंट लेवल पे पड़ ही रहा है। पाकिस्तान, चाइना, वो कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनल फोरम पे रेस करते हैं। इससे क्या होता है, जो सेंटर का अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सेंटर सोचते हैं भाई हम अपने अप्रोच को लेके चलें कैसे, हम कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में चाइना कुछ बोल रहा है, पाकिस्तान कुछ बोल रहा है, तो वी नीड एन अप्रोच जिससे हम बोलते हैं ना कश्मीर की प्रॉब्लम को ही मेंटेन करके रख सकें और जो हमारी इंटरनेशनल इमेज है वो भी मेंटेन हो सके। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं कि हम क्यों आसानी से जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा बोलते हैं ना रीस्टोर नहीं कर सकते एज अ स्टेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एजुकेट गर्ल्स। ये क्या है, ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, राइट। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अंडर प्रिविलेज जो गर्ल्स होती हैं रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, उनके एनरोलमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। उनको हायर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में उनकी मदद करता है। ये सफ़ीना हुसैन के द्वारा फाइंड किया गया था, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। जो और लोगों ने रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है वो कौन है, शाहीना अली मालदीव से, फ्लैवियानो एंटोनिया एल फिलीपीन से। ये आपको पता होना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं अक्सर। अगर आप नोटिस करोगे इसी बार 2025 में चेस से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया डी गुकेश ने किसको हराया था वर्सेस, तो वहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने जो वर्सेस था उसको गलत लिख दिया था यूपीएससी ने। तो यूपीएससी ऐसे ही इंटरचेंज करती है इन्फॉर्मेशन, तो आपको बस ये पता होना चाहिए क्या कैसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। 1958 में, ठीक है, रॉक फेलर जो ब्रदर फंड्स थे उन्होंने जो फिलीपीन के एक प्रेसिडेंट थे जिसका नाम था रॉमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये स्टार्ट किया था अवार्ड। पर्पस क्या था, पर्पस था कि जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एशिया में हैं जो सेल्फलेस सर्विस कर रही हैं, जो लीडरशिप इंटीग्रिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल के तरीके से सामने आ रही हैं, उन सबको ऑनर देना। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, किसको, रैमन मैग्सेसे अवार्ड को। अगर देखा जाए कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है, क्वेश्चन इससे ही पूछा था, आपने नोटिस किया होगा भारत रत्न के ऊपर ऐसे सवाल पूछा गया है, अर्जुना अवार्ड के ऊपर सवाल पूछा गया है 2 बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड के रेफरेंस में फील्ड क्या है, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये जितना लिखा है ना, एक बार मेरे साथ आप इसको दोबारा पढ़ना। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, स्पीक विद मी, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। अगर इंडियन अवार्डीज की बात की जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब अगेन रैमन मैग्सेसे नहीं पूछा गया था भारत रत्न इनको मिला है, इनको नहीं मिला, तो आपको ये पता होना चाहिए तो किसको मिला है, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, वर्गीस कुरीन, किरण बेदी, अरुण रॉय, सोनम वांगचुक, तो इन सबको क्या है मिला हुआ है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो विनोबा भावे हैं उनको पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इंडिया में, किसके लिए, भूदान मूवमेंट के लिए, राइट। इनका मेन काम क्या था, इन्होंने जब बोलते हैं ना इनके पास लैंड थी तो उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी लैंड को, किसको, जो लैंडलेस लोग थे। इसीलिए लैंड रिफॉर्म आप जनरली देखते हो, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था, जिनके पास ज़्यादा लैंड है उस लैंड को लेकर के गरीबों को दे दिया जाए, ठीक है। 2025 का विनर मैंने बताया कौन है, एजुकेट गर्ल्स। ध्यान रखिएगा कौन है 2025 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर, एजुकेट गर्ल्स। किसके लिए है, फॉर गर्ल्स एजुकेशन। आप आसानी से बता ही सकते हो, ठीक।
अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामन मैग्सेसे अवार्ड. इट इज ऑफन रिगार्डेड एज एशियाज नोबेल प्राइज एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. बिल्कुल सही है. द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस अचीवमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप. तो ये भी सही है. द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड वाज मदर टेरेसा इन 1962 फॉर हर सोशल सर्विस. आप कुछ सोच के बताओ, मैंने अभी बताया, यहाँ पे हाईलाइट किया. किसको मिला है पहला अवार्ड? विनोबा भावे को मिला. तो गलत है. 1 and 2 इज द राइट वन, राइट. अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे. नेक्स्ट आर्टिकल, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं किसके लिए? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है. कहाँ पे हो रही है? तियानजिन, चाइना में हो रही है. कहाँ पे हो रही है? तियानजिन. कुछ भी बोल के निमोनिक अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि यूपीएससी 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया था. ब्रिक्स समिट 16th कहाँ पे हुई थी? रशिया कजान में हुई थी. तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, चाइना तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तियानजिंग जापान में हुई थी. तो गलत हो जाएगा, तियानजिंग चाइना में हुई थी. ठीक है. अब इसमें लीडर कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं आपको पता है कि मतलब एससीओ समिट में भी आपको समझा दूंगा क्या कैसे है. बट जो डिस्कशन हुआ है बेसिकली पीएम नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में डिस्कशन हुआ है. अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के साइडलाइंस में हुआ है. एससीओ समिट में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बायलैटरल भी मीटिंग हुई है इन दोनों के बीच, जहां पे पीस और ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखने पे रीअफर्म किया गया है कि बॉर्डर एरियाज में बहुत ही एक दूसरे पे भरोसा बने, शांतिपूर्वक काम हो. फिर ये कहा गया है भैया जितना डिसएंगेजमेंट हो बॉर्डर एरियाज पे वो उतना अच्छा है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में बॉर्डर एरियाज में सक्सेसफुल डी एंगेजमेंट हुआ है, डिसएंगेजमेंट हुआ है. मतलब जो पहले बहुत सारी पेट्रोलिंग हो रही थी, आर्मी थी वहाँ पे, तो इस वजह से क्या हो रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे डी एस्केलेशन हो रहा है वहाँ पे. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हमने कोई मतलब डीलिमिट नहीं कर रखा है उसको, एक प्रॉपर से लाइन नहीं बना रखी है. इसीलिए आप नोटिस करोगे कि चाइना वाले आके बोलते हैं भैया ये हमारा, वो हमारा, ये इसका, वो उसका, ये सब बहुत करते हैं. तो अब चाइना ने ये चीज़ कहीं ना कहीं एग्री करना स्टार्ट कर दी है कि अब हमें प्रॉपर बाउंड्री लाइन देखेंगे, ये कौन सा इंडिया कौन सा चाइना. ठीक है, क्योंकि इंडिया का क्या है, हमारा ये इलाका, चाइना को लगता है वो हमारा इलाका. तो ये चीज़ खत्म करने के लिए अब दोनों के बीच एक ट्रस्ट बिल्डिंग की तरफ एक स्टार्ट हो रही है. अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, बोलते हैं ना दुश्मन का दोस्त, एक देयर इज एन लाइन आपको पता होगी दोस्त का. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट कंप्लीट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे वही हो रहा है, हमारा यूएसए के साथ प्रॉब्लम है, चाइना का यूएसए के साथ प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चाइना का दुश्मन कौन? यूएसए. अब इंडिया भी थोड़ा बहुत यूएसए के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं. ठीक है, तो अब चाइना और इंडिया नज़दीक जा रहे हैं. क्यों? जस्ट क्रेडिट गोज टू दिस ट्रम्प. क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आता है बंदा कौन सा नशा करके क्या क्या डील करते हैं. ट्रम्प के बारे में बहुत मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना, अगर किसी को पावर दे दी जाए और पावर के पे चेक ना रखे जाए तो सिचुएशन यही क्रिएट होती. कल के आर्टिकल मैंने आपको समझाया था, इमरजेंसी पावर का यूज़ कर रहा है बंदा. आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट में क्या बोला है, पूरी जनता को बोल रहा है सिक्योरिटी लाइक सिचुएशन है, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रखे हैं अमेरिका में, सो आई एम गोइंग, I as a president of America, Donald Trump, I'm going to use my emergency power. And what are those emergency power? I'm going to put tariffs on all countries. हर एक कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहा है बंदा. आप सोच के देखो, क्यों? अमेरिका फर्स्ट. अरे भैया अमेरिका फर्स्ट तब होगा ना जब आप टैरिफ को ईज करोगे, जब ट्रेड होगा. ट्रेड होगा ही नहीं तो काहेगा अमेरिका फर्स्ट, फिर अलग ही डील होगी. ठीक है, तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए. साथ ही साथ एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन के ऊपर बात हुई है कि कैसे हम बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं. अब ये अगेन ट्रेड बैलेंस ट्रेड के ऊपर बात की गई है, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने के ऊपर बात की गई है, पीपल टू पीपल ट्राइज बढ़ाने की बात की गई, डायरेक्ट फ्लाइज वीज़ा रहेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो जनरली मानसरोवर कहाँ पे है, चाइना में, तो वहाँ पे यात्रा को लेकर के रिज्यूम किया जाए. तो काफ़ी एम्फेसिस दिया गया इन सारी चीज़ों पे. अब ये थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझिए, ये मीटिंग कब हो रही है, जब यूएस के साथ टैरिफ वॉर हो रही है, और दोनों लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, किसने? इंडिया और चाइना ने, कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होना ज़रूरी है. अगर तीसरी कंट्री आकर के कुछ भी चाहेगी, वो अपने ऑटोक्रेटिक बिहेवियर को दिखाएगी, वो बोलेगी नहीं हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए होना ज़रूरी नहीं है. इवन तो शी जिनपिंग ने ये बात बोली है कि चाइना एंड इंडिया आर पार्टनर्स, हम राइवल्स नहीं हैं. ठीक है, तो ये चीज़ बोलते हैं ना, इसको रेफर भी किया जा रहा है ड्रैगन्स एंड एलिफेंट कोऑपरेशन. ड्रैगन मतलब चाइना को ड्रैगन कहा जाता है, इंडिया को एलिफेंट जनरली कहा जाता है. एलिफेंट के पीछे भी एक कहानी है, जैसे आप बुद्धा से कनेक्ट करोगे तो इसके पीछे भी एक कनेक्शन जनरली दिया जाता है. बट इन फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंडिया और चाइना के रिलेशन इम्प्रोवाइज होने की तरफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं. अब
मैंने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच स्टेप्स जो है इम्प्रोवाइज करने के लिए लिए जा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई दिक्कतें होंगी, तो आपको मैं दिक्कत समझाऊंगा। उससे पहले एक बार एससीओ का ओवरव्यू दे देता हूँ। 2001 में शंघाई 5 नाम से डेवलप किया गया था, ठीक है। 1996 में डेवलप हुआ था बेसिकली, लेकिन एससीओ जो नाम आप देख रहे हो 2001 में आया था। मेंबर कौन कौन है? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सारे क्या है? मेंबर्स हैं। ये सारे ऑब्जर्वर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इस बार यूपीएससी 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर इंडोनेशिया बना है। जब कभी मैं बोलूँ क्वेश्चन पूछा गया है तो बेटा एक बार जरूर पीवाईक्यू ऐसे डाल दिया करो, ब्रिक्स पीवाईक्यू लिखो, चेक करो कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव पहला तो रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव है, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन हो किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जितनी कंट्रीज हैं ये रीजनल सिक्योरिटी इसमें हो, टेररिज्म को काउंटर किया जाए, इकोनॉमिकल लेवल पे हम लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। अगर की बॉडीज, ये जरूर ध्यान रखना, अगर इसका जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है वो कहाँ पे है? वो चाइना में है। और एक और इसकी बॉडी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे है? ये ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो यूपीएससी 21 में क्वेश्चन देखो। इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कॉपरेशन, ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर, ठीक है। द एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एससीओ इज लोकेटेड इन बीजिंग, आपको ही पता है उज्बेकिस्तान में है, तो वन इज द राइट वन। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम क्या है। पहला तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। कहाँ कहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है? अक्साई चीन का जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है। अरुणाचल जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे डिस्प्यूट है। डोकलाम जो भूटान ट्राई जंक्शन के ऊपर है वहाँ पे, आपने डोकलाम पे स्टैंड ऑफ भी देखा होगा, वहाँ पे भी हमारा ये बॉर्डर डिस्प्यूट मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर आपने देखा होगा लद्दाख के एरिया में जहाँ पे देपसांग प्लेन, डेमचौक और फिर आपका पैंगोंग सो लेक जो है वहाँ पे काफ़ी स्टैंड ऑफ जनरली देखने को मिला है। आपने गलवान क्लैश जो देखा वो भी इसी इलाके में लद्दाख में देखने को मिला था। मिलिट्री टेंशन, ये तो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। मिलिट्री टेंशन देखा जाए तो वही सेम चीज़, अगर ये स्टैंड ऑफ हो रहा है तो मिलिट्री के बीच ही होगा। तो कहीं ना कहीं 1962 की जो वॉर हुई थी उसमें ये चीज़ हाईलाइट हुई थी कि भैया जो स्टैंड ऑफ हो रहा है कभी भी वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। जब हैवी मिलिट्री बिल्डअप होता है अलॉन्ग एलएसी, ठीक है, एलएसी मतलब क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इसे कहा जाता है। रोड, एयर स्ट्रिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो दोनों लोग के कान एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं, भैया कहीं कुछ वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो ये फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस। इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, किसके साथ? 100 बिलियन अप्रॉक्स ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। मतलब हम लोग चाइना को पैसा दे ज़्यादा रहे हैं, इन रिटर्न मिल हमें कम रहा है। हम चाइनीज़ इम्पोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट हैं। स्ट्रैटेजिक राइवलरी देखी जाए, जो आपका चाइना पाकिस्तान नेक्सस है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो थ्रू पीओके जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन भी कवर होता है। तो ये भी क्या है? देखो जब मैं बोला स्ट्रैटेजिक राइवलरी तो ये क्या है? ये इंडिया चाइना की प्रॉब्लम है जो चल रही है, ठीक है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, म्यांमार में हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? इससे कहीं ना कहीं एक राइवलरी ही डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम ही तो है। वाटर डिस्प्यूट देखा जाए तो जो ब्रह्मपुत्र यारलुंग सांगपो आपको मैंने समझाया था इन डिटेल, जो संप प्रोजेक्ट है, संप प्रोजेक्ट क्या था? सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे अपर स्ट्रीम पे चाइना ने कहा है कि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे, उससे एनर्जी क्रिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट इन शॉर्ट देखा जाए 65,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, तो इंडिया ने कहा हम भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इंडिया सम प्रोजेक्ट बनाएगा और जो चाइना बना रहा है वो मेडॉक प्रोजेक्ट। चाइना के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेडॉक प्रोजेक्ट। किस पे बना रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ क्या कहलाती है? यारलुंग सांगपो जनरली हम लोग देखने को मिलता है। सियांग रिवर भी इसे कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो ये सियांग रिवर होती है। फिर यही सियांग रिवर जब पास होती है आसाम में, बोलते हैं ना चाक घाट जो है वहाँ पे कंबाइन होती है, और कंबाइन होने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से ये बहना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए और क्या प्रॉब्लम है, डिप्लोमेटिक और रीजनल टेंशन भी है। इंडिया का अपोजिशन हमेशा रहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। फिर इंडिया की जो एंट्री है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर जनरल टेक होता है। तो इंडिया इसमें एंटर करने की कोशिश कई बार किया, लेकिन चाइना ने हर बार इसकी एंट्री ब्लॉक की। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है एक तरीके से देखा जाए। फिर इंडिया जब कभी भी किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट को डेजिग्नेट करता है यूएन में, तो उसको ब्लॉक कौन करता है?
चाइना सिंपली आता है, क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है, तो वीटो कर देता है चुपचाप। वीटो करने से क्या होता है, वीटो करने से ये डेजिग्नेट नहीं हो पाते। साइबर एंड टेक कंसर्न देखा जाए, चाइनीज ऐप, टिकटॉक, वीचैट, ये सब क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बैन हुए हैं। सस्पिशन भी आया कुछ कंपनीज की वजह से, हुआवे देखा जाए, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब के ऊपर सस्पिशन होता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोनों पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखती हैं। उन्हें लगता है अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो यहाँ लड़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये चाइना और इंडिया के बीच प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिवेल कर रही हैं। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।